देखिए, आजकल देश के सामने जो सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा का जो प्रॉब्लम है वो है इस्लाम। अच्छा, उस इस्लाम की क्या प्रॉब्लम है? वो प्रॉब्लम ये है कि अपनी डॉक्ट्रिन के तहत वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा भारत इस्लामिक नेशन बन जाए। ये उनकी डॉक्ट्रिन है। अच्छा, तो जब वो इस्लामिक नेशन बनेगा, उसका मतलब क्या होगा? उसका ये मतलब होगा कि आइडियली जो फाइनल जो स्टेज होगी, जब तक आखिरत आएगी, सब के सब यहां मुस्लिम बन गए होंगे और जो मुस्लिम नहीं होंगे वो बहुत ही कम श्रेणी होगी, क्योंकि बाकियों को हमने खत्म कर दिया होगा, एलिमिनेट कर दिया होगा। तो अगर आपने देखा होगा, पीएफआई ने तो ये इस्लाम का फंडामेंटल डॉक्ट्रिन है जो उन्होंने हर देश में डाला है ऑन ऑन दिस थिंग, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। उस लेवल तक पहुंचने के लिए कुछ पड़ाव होते हैं। अगर आप वहां, आपकी ये है मंजिल है, तो वहां जाने के लिए कुछ वे पॉइंट्स, कुछ माइलस्टोन्स, कुछ पड़ाव होते हैं। 2022 में एक बहुत ही बड़ा पड़ाव उन्होंने पार कर लिया, बहुत ही बड़ा कर लिया। हाँ कर लिया पार। हाँ, एक बहुत बड़ा पड़ाव हो गया। तो मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि जो फाइनल उनका ऑब्जेक्टिव है कि गजवा हिंद करने के लिए और पूरे भारत पे अपना राज करने के लिए एक बहुत बड़ा पड़ाव पार कर लिया। अच्छा, वो मैं उस पड़ाव पे आता हूं, पर पहले मैं ये समझाना चाहता हूं कि उनको एक मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर बनने की आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है उसकी। आवश्यकता, जैसे शिल्पी जी ने इस पे जैसे एक इशारा किया था, कि आवश्यकता ये नहीं है कि आप एक प्राइम मिनिस्टर बने। आवश्यकता केवल इतनी है कि ऑन ग्राउंड वो कार्य हो जो आप चाहते हैं। अच्छा, वो कार्य क्या है? वो दो मोटे मोटे लेवल है। उसका जो पहला लेवल है कि आप अपना धर्म, सनातन धर्म फॉलो ना करें, क्योंकि सनातन धर्म इस्लाम में हराम है और एक शैतान का धर्म है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सनातन धर्म फॉलो ना करें। अच्छा, ये कैसे आप फॉलो ना करें? बिंदी ना लगाएं, पूजा ना करें, आरतियां ना करें, मंदिरों में ना जाएं। उसके ही अंतर्गत दूसरी चीज है कि मंदिर तोड़े जाएं। तो ये हो गया, आप सनातन धर्म बिल्कुल फॉलो ना करें। अच्छा, लेट से आप सनातन धर्म नहीं फॉलो करते, क्या वो उससे संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि दूसरा लेवल जो है वो है माले गनीमत का लेवल। वो ये है कि आपकी जो स्त्रियां हैं वो सेक्स स्लेव बनाई जाए, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो हड़पी जाए, और आपको हर तरीके से एक फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स क्लास एक स्लेव की तरह रखा जाए, जब तक कि आप कन्वर्ट नहीं करते। और अगर आपने कन्वर्ट कर भी लिया तब भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप थर्ड या फोर्थ लेवल के सिटीजन होंगे, क्योंकि बेस्ट लोग वही होंगे जो इस्लाम में जन्मे हैं। ओके, तो ये अल्टीमेटली वो चाहते हैं। और थर्ड लेवल है पूरा का पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल, पर वहां जाने की आवश्यकता ही नहीं है। फर्स्ट टू लेवल तक ही इनफ है, क्योंकि आपकी मेरी जिंदगी के लिए जो समस्या ये आएगी कि रोज रोज की डेली एक्टिविटी में हमारी जान माल और हमारे परिवारों को बहुत खतरा होगा। तो दैट इज द लेवल। अच्छा, पड़ाव क्या है? पड़ाव ये है कि एक ये उस वहां तक जाने के लिए जो अभी तक वो लड़ाई चाहते थे कि एक पॉलिटिकल लेवल से लड़ी जाए, वो उन्होंने रियलाइज कर लिया है कि उसको पॉलिटिकल लेवल से लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमको बस ग्राउंड पे एक डिस्पर्स तरीके से ये करना है और उनको एकदम डरा देना है। इसको मैं कहता हूं सर तन से जुड़ा का जो ये पॉलिसी है। देखिए, हमारे पास जो अभी आपने कन्हैया लाल जी के साथ देखा और उनके बाद जो 6 हत्याएं हुई, वो देखा, उनको सर तन से जुदा 3.0 और 4.0 मैं कहता हूं। तो सर तन से जुदा 1.0 क्या था? सर तन से जुदा 1.0 था जब महाशय राजपाल की हत्या हुई 1929 में। उन्होंने एक पुस्तक पब्लिश की थी, रंगीला रसूल, जो उन्होंने लिखी नहीं थी, किसी और ने लिखी थी, और वो एक रिएक्शन था। एक बहुत ही अश्लील पुस्तक उन्होंने मां सीता और कृष्ण जी पे लिखी थी। तो उन्होंने एक रिएक्शन पे वो पुस्तक की थी, जिसपे उनके जो नबी हैं उनकी लाइफ का एनालिसिस था। तो ये जब पुस्तक पब्लिश हुई तो महाशय राजपाल पे एक अटैक हुआ। उस अटैक में जो भी आदमी पकड़ा गया उसको 10 साल की सजा हुई साहब, 10 साल की सजा हुई। उसके बाद महाशय राजपाल पे एक केस हुआ सेक्शन 153A के अंतर्गत, प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन रिलीजन्स, और वो केस 1 आध साल चला और उस केस को डिसमिस कर दिया ब्रिटिश जज ने। और उसकी जो जजमेंट है, उसने जजमेंट में बोला
कि सेक्शन 153A प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन रिलीजन इस पर नहीं लागू होता, क्योंकि इसके अंतर्गत तो आप किसी भी रिलीजियस इशू पे डिस्कशन कर ही नहीं पाएंगे, और यही वो चाहते थे, तो केस वो डिसमिस कर गया। उस टाइम पे पूरा का पूरा जो मुस्लिम समाज था भारत का, वो महाशय राजपाल जी के अगेंस्ट था, पूरा का पूरा खड़ा हो गया। अच्छा, और फिर फाइनली 1929 में महाशय राजपाल जी की हत्या हो गई। उस हत्या के बाद जो आदमी ने जिसने हत्या की उसका नाम था इल्मुद्दीन, उसको 1 साल के अंतर्गत फांसी चढ़ा दिया गया। उसमें नोट करने की यह बात है कि 1929 में हुआ ये, उससे पहले उनपे एक अटैक हुआ था, उस आदमी को 10 साल की सजा हुई। कोर्ट ने बोला कि जो पुस्तक लिखी है उसमें कोई गलत चीज नहीं है, और जब महाशय राजपाल की हत्या हुई, उनके हत्यारे को 1 साल के अंदर फांसी दे दी गई। तो उसके बाद 90 साल तक कुछ ज्यादा सर तन से जुदा का एक्शन नहीं हुआ, और 2019 में 2019 में कमलेश तिवारी जी को मारा जाता है। अच्छा, ये बड़ी विडंबना की बात है कि कमलेश तिवारी जी को मारा जाता है, उन्होंने जो स्टेटमेंट्स मेक की थी वो उस रिएक्शन में मेक की थी, किसी ने संघ को अपशब्द कहे थे, आरएसएस को किसी ने अपशब्द कहे थे, और इन्होंने उनके डिफेंस में कुछ बोला और उनको मार दिया गया, और आरएसएस ऑब्वियसली ने इनको सपोर्ट नहीं किया। तो 90 साल लगे सेकंड इंसिडेंट में, और उनका जो अपराधी है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया, पकड़ा गया पर उस पर केस चल रहा है, कुछ हुआ नहीं उसका। उसके बाद केवल 3 साल लगे कन्हैया लाल के केस में। तो 90 साल पहले 90 साल लगे सन से जुदा 1.0 और 2.0 के बीच में, 2.0 और 3.0 के बीच में 3 साल लगे, और 3.0 और 4.0 के बीच में, 4.0 है जब 5-6 हत्याएं हुई, उसमें केवल कुछ हफ्ते लगे। तो आप देखिए कि टाइम फ्रेम कितना कंप्रेस हो रहा है, पहले 90 साल, फिर 3 साल, फिर कुछ हफ्ते। ये एक। दूसरी बात, कितने लोगों को, उसका थ्रेशोल्ड क्या था, इसका महाशय राजपाल ने एक पुस्तक पब्लिश की, उस पुस्तक की वजह से उनको मारा गया। सिर्फ एक ही आदमी को मारा गया, सिर्फ महाशय राजपाल को मारा गया। बाकी जो सब लोग उनके समर्थन में थे, किसी को कुछ नहीं हुआ। कमलेश तिवारी ने कुछ बोला, उनको मारा गया। जो लोग उनके समर्थन में थे उनको कुछ नहीं हुआ। बट नुपुर, ये कन्हैया लाल केस में कन्हैया लाल ने तो कुछ नहीं किया था, वो तो सेकंड पर्सन था, थर्ड पर्सन था। एक थर्ड पर्सन को पहली बार मारा गया, और जो बाकी लोगों को मारा गया, तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ, और जो बाकी लोगों को मारा गया वो लोग फोर्थ पर्सन थे। वो केवल उनमें से एक जो बिहार में जिसको मारा गया, वो तो सिर्फ देख रहा था अपने मोबाइल पे नुपुर शर्मा की स्टेटमेंट, और एक ने कन्हैया लाल के साथ थोड़ा सा वो जताया था, उनको मार दिया गया। तो क्या हुआ है कि ग्राउंड लेवल पे जो थ्रेशोल्ड है वायलेंस का, वो थ्रेशोल्ड बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया। पहले तो स्पीड इंक्रीज हो गई है 90 साल से 3 साल से कुछ हफ्ते, और थ्रेशोल्ड बहुत कम हो गया है। फिर जितने लोगों को मारा गया, पहले 2 केसेस में सिर्फ एक आदमी को मारा गया, जो नेक्स्ट केसेस में 6 लोगों को मारा गया, और उनके अलावा भी बहुत सारी हत्याएं हुई हैं। पवीन नेतारू की हत्या हुई है, हर्षा की हत्या हुई है, बहुत सारी हत्याएं हुई हैं। तो ये बहुत ही बड़ा शिफ्ट हुआ है। अच्छा, इसके साथ साथ क्या हुआ है कि जो गवर्नमेंट का रिएक्शन है, तो ये जो आप कर्व देख रहे हैं, ये अपवर्ड स्लोपिंग बहुत एक्सपोनेंशियल कर्व है, ये एक्सपोनेंशियल कर्व है। ये जो डेंजर है, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ है, और कभी भी ट्रिगर हो सकता है। उसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट का रिएक्शन है, उसी तेजी से नीचे आया है। 1 साल के अंदर इल्मुद्दीन को फांसी दे दी गई थी, और 10 साल की सजा हुई थी जिसने पहले महाशय राजपाल पे हमला किया था। और अभी आप देख लीजिए, 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, कमलेश तिवारी जी के केस में कुछ नहीं हुआ, और ये जो बाकी 6-7 मारे गए हैं उनके केस में कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने नुपुर शर्मा को अपशब्द कहे और बोला कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं इन सब के लिए। तो ये बहुत ही बड़ा शिफ्ट हुआ है, और मैं ये आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ है। इसको फिजिक्स में फेज शिफ्ट भी कहते हैं। जैसे कि जैसे पानी है, जब पानी भाप बनता है तो उसका पूरा कैरेक्टर चेंज हो जाता है, और यही हुआ है यहां। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, दूसरी चीज जो हमारे सामने हुई है, वो है जब मैं आपको कह रहा था कि माले गनीमत, आप देखिए कितनी लव जिहाद के केसेस हुए हैं इस साल में, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज।
365 दिन यानी एक साल में 153 लड़कियां लव जिहाद में, 153 हिंदू लड़कियां। तो ये मैंने, शिल्पी जी मेरे साथ थे, हम एक दूसरी चैनल पे थे, जयपुर डायलॉग्स पे थे, इस पे हमने 2 सेशन किए थे। मैंने बोला था, एक प्रेडिक्शन की थी कि ये होगा और ये हुआ है। और ये आप देखें, मोस्ट ऑफ दीज केसेस आपके पिछले 6 महीने में हुए हैं, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। अच्छा, इसमें से एक जो सबसे डेंजरस केस है, ये अंकिता का केस था, क्योंकि अंकिता ने उसको रिफ्यूज कर दिया था, जो जिस जो जो, जो उस पर डोरे डाल रहा था, उसको ना कह दिया था, उसके घर में जाके उसको जला दिया गया। तो आप ये समझिए कि ग्राउंड लेवल पे अभी ये लोग सोच रहे हैं, चूंकि सरकार इनके साथ है, क्योंकि सरकार ने एक बहुत ही बड़ा चीज स्टार्ट की है जिसको तृप्तिकरण कहते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, और वो करके दिखा रहे हैं। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट केस है। ये माले गनीमत की जो प्रॉब्लम है, सब हिंदुओं के साथ होने वाली है, कहीं भी होने वाली है। आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हर्षा और प्रवीण नेतारू जो कर्नाटका में मारे गए, एक बीजेपी जेवाईएम युवा मोर्चा का बीजेवाईएम, एक बजरंग बीजेवाईएम। का कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट तेजस्वी सूर्या ने बोला कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारी सरकार है, ऑन रिकॉर्ड उसने बोला है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इनके जो 2 मेजर चीजें ये चाहते हैं कि एक तो हिंदू फेस्टिवल्स रोको, तो हर फेस्टिवल पे अटैक करते हैं। इनको अभी सपोर्ट मिल रही है गवर्नमेंट से, जो मंदिर तोड़ रही है। और दूसरा, ये जो माले गनीमत का चक्कर है कि हम रोड पे आके कभी भी आपको पकड़ सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सको, वो हो रहा है, ग्राउंड पे हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत ही बड़ा पड़ाव था, गजवा हिंद तक पहुंचने का। ये जो बहुत ही बड़ा पड़ाव था वो पार हो गया। जैसे कोई कर्व होती है ना, कभी कभी कर्व एक आराम से ऊपर जाती है, और कोई स्टेप चेंज होता है, ऐसे ऐसे जा रही है, एक स्टेप चेंज हो गया, फिर ऐसे ऐसे जाती है। तो ये स्टेप चेंज होके शार्प इंक्रीज हुआ है। और अगर आप इस पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें, अगर आप इसकी जड़ तक जाएं, अगर आप इस्लाम को छोड़ दें, इसकी जड़ तक जाएं, तो आप गवर्नमेंट की पॉलिसी देखें। इस साल जून या जुलाई में मेरे ख्याल से वो तृप्तिकरण की पॉलिसी लेके आए, 2 जुलाई 2 जुलाई 2 जुलाई को। तो 2 जुलाई को तृप्तिकरण की पॉलिसी लेके आए, और उन्होंने ओपनली ये घोषणा की कि हमको मुस्लिम वोट चाहिए और हम उसके लिए कुछ भी करेंगे। और अगर आप इसकी एनालिसिस करें कि उन्होंने क्या क्या किया है, ये उनके स्टेटमेंट्स हैं, मैं रीड कर रहा हूं ये मेरे स्टेटमेंट्स नहीं है, गवर्नमेंट के स्टेटमेंट्स हैं। उन्होंने बोला तृप्तिकरण तो आगे करेंगे ना, अभी तक क्या किया ये देखिए। सिविल सर्विसेज में उन्होंने बोला कि कांग्रेस के राज में 5% से कम मुस्लिम थे। उन्होंने बोला कि 8 साल में हमने उसको 10% से ज्यादा कर दिया, इसका मतलब कि डबल से ज्यादा कर दिया। अभी आप ये देखिए, अगर ग्राउंड पे सरतन से जुदा 4.0 हो रहा है और माले गनीमत हो रहा है, तो इतने अगर ये लोग सिविल सर्विसेज में घुस गए, लोअर पुलिस से लेकर अपने एसएचएस से लेकर और आईपीएस तक, क्या होगा? ये जो 6 केसेस हुए थे, जो हमने देखे, जो सरतन से जुदा 4.0 के केसेस थे, इसमें से एक केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक मुस्लिम था, और उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखा था कि एक बुलेट वूंड, एक हेड बुलेट वूंड को वो नकार रहा था और कह रहा था कि ये तो कोई एक्सीडेंट है, और फिर उसको चेंज किया गया। तो जब इतने सारे वो आपकी लोअर पुलिस में, लोअर जुडिशरी में, लोअर एडमिनिस्ट्रेशन में और हायर एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएंगे, जब ग्राउंड पे ये अटैक्स होंगे, हिंदू पे इतने इंक्रीज होंगे, तो आप सोच सकते हैं कि तंत्र तो आपके अगेंस्ट होगा। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने बोला कि हमने जो टेक्निकल जॉब्स है, हमने 22.5 लाख 22,50,000 टेक्निकल जॉब्स दिए 8 साल में, और कांग्रेस सिर्फ 20,000 दे पाया 70 साल में। तो ये तो तृप्तिकरण के पहले था सब कुछ। अब जब तृप्तिकरण हो रहा है, आप देखेंगे कि कुछ भी किया जाएगा इनके लिए। और उस परिप्रेक्ष्य में ये कांग्रेस से बहुत ही आगे चले गए हैं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और दूसरा पक्ष समझता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो पड़ाव पार कर चुके हैं, और वो पड़ाव ये है कि जो तंत्र है ये इनके सपोर्ट में है, डिस्पाइट बीइंग अ बीजेपी सरकार, जो अपने आप को हिंदू सरकार कहती है। अच्छा, वैसे बीजेपी तो उन्होंने बोल दिया ना ओपनली कि हम हिंदू नहीं है, उन्होंने तो बोल दिया। तो तंत्र उनके साथ है, तो ये बहुत ही बड़ा पड़ाव है। और दूसरा पड़ाव है कि उनको पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब बस ग्राउंड पे ही वो जिम्मा क्रिएट कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा पड़ाव उन्होंने पार कर लिया।
ये इन्होंने बहुत डिटेल में बताया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक और 22 में एक और चीज बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिला। हिंदुओं के रामनवमी पे बहुत अटैक हुए। ये जो अभी अक्षय जी कह रहे थे, कश्मीर का एक और यूथ यूपीएससी में निकला है, यूथ सैयद अदाली। और एक आपको मालूम ही है कि आजकल कश्मीर से बहुत निकल रहे हैं, पता नहीं क्या, कांग्रेस के समय नहीं निकलते थे, मोदी सरकार में कैसे निकल रहे हैं। उसकी एक और पॉलिसी शिफ्ट जो है, एक और स्क्रीनशॉट है, मोदी गवर्नमेंट वांट मोर मुस्लिम इन आईएएस एंड आईपीएस, राइज बजट फॉर फ्री यूपीएससी कोचिंग। तो कैसे निकल रहे हैं, ये आपने जो कहा, ये खुद मोदी गवर्नमेंट का बयान है, ये है। तो डॉक्टर साहब, मैं जो पूछ रहा था कि रामनवमी और महावीर जयंती में पूरे देश में एक साथ संगठित तौर पे, जो गुजरात ये कहते थे शांत है, गुजरात में हिंदू मरा है, आनंद नाम का हिंदू है, गुजरात में हमला हुआ, दिल्ली के जहांगीरपुरी में हमला हुआ, बंगाल में हमला हुआ, बिहार में हमला हुआ, पूरे देश में एक संगठित तौर पे रामनवमी में और महावीर जयंती पे हमला हुआ कि आप अपनी शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, जैसे कोई मुगल शासन हो। इसको आप किस रूप में देखते हैं? आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। देखिए, अक्षय जी ने बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे तरह से, एकदम साइंटिफिक तरीके से सब एक्सप्लेन किया कि कैसे शेर को, यहां तो मैं कहूंगा कि वुल्व्स के पैक को खून लग गया है। वुल्फ का पैक क्या करता है? इट कैन सेंस फ्रॉम किलोमीटर्स अवे कि कहाँ कौन सी बीमारी है, कौन सा बीमार जानवर है, वो उसको घेरता है, मारता है। तो ये जो भेड़ियों का जो पैक है, उसको पता चल गया है कि ये रुग्ण शरीर है हिंदुओं का, और उसके पास अपना कोई हेल्प करने का कोई भी तंत्र नहीं है। तो कारण यह है कि जो इन्होंने ग्राफ करके बताया, जो सरकारी रिस्पांस हो चाहे सामाजिक रिस्पांस हो, वो नीचे गिर चुका है। सरकारी रिस्पांस सेक्युलरिज्म के तृप्तिकरण में, स्नेह यात्राओं के कारण, और सामाजिक रिस्पांस जो होता था, आज से 20 साल पहले ऐसे नहीं था, 25 साल पहले ऐसे नहीं था। और बड़े शान से बोलते हैं ना कि दंगे नहीं होते, ये वो दंगे वेयर ऑल्सो अ प्रोटेक्टिव रिएक्शन। आपके ऊपर कोई हमला करेगा तो दंगा होगा ही ना, होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अगर मेरे ऊपर कोई हमला करता है, आई हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। पर आप जो कह रहे हैं उसी में साध्वी प्रज्ञा पे, उन्हीं भाजपा के शासन कर्नाटक में कितने एफआईआर हो गए, बताइए। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मेरे राइट। अगर मेरी लाइफ एंड प्रॉपर्टी पे कोई हमला करने आता है मेरे घर में, मेरे मोहल्ले पे, तो आई शुड हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट, जो पहले होता था। इसलिए मैं बोलता हूं कि संघ जो है, उसने एक तो कैप्चर किया हिंदू आइडेंटिटी को, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, हिंदू संगठन के रूप में, हिंदू रिस्पॉन्स के रूप में कि हम हैं ना, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। और फिर अपनी इम्पोर्टेंसी में वो सारा जो रिस्पॉन्स था वो बर्बाद हो गया, कुछ हुआ नहीं, एकदम फ्रीज हो चुका है। तो मुस्लिम कम्युनिटी जो जिहादी लोग हैं, चाहे खालिस्तानी लोग हैं, चाहे अन्य किसी भी, चाहे मेघालय में क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट हैं, दे नो कि कहीं से कुछ उनको कुछ भी प्रतिकार होना नहीं है। आखिर उनके पास क्या गंवाने को अब बचा? कुछ गंवाने को नहीं है। तो गंवाने को कुछ है नहीं, कोई प्रतिकार होगा नहीं, ना समाज से, ना इंडिविजुअल से, ना सरकार से। तो फिर इट हैज टू गो अप एंड अप एंड अप। जो अगर मान लीजिए कोई मोहम्मद अफरोज पकड़ा भी गया, तो वो तो इधर उधर परपंच करके सब झूठ फरेब में, आधे जुवेनाइल निकल लेंगे, कहीं जुडिशियरी भी और कहीं कोई एडवोकेट भी, सब इतने सिंपैथेटिक हैं, इतने लार्ज हार्टेड हैं कि इनको तुरंत, इतने बड़े दंगे हुए दिल्ली में, आधे से ज्यादा वापस छूट गए। सरकारी जो एफआईआर लॉन्च होगी वो भी आधी अधूरे आधे मन से होगी। आज ही दिल्ली में एक वो हुआ है, जिहादी कांड हुआ है, लेकिन वो दिल्ली पुलिस, वो प्रतापगढ़ की बात बता रहे थे अक्षय जी की, यहाँ जो है गोली मारी, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कहा ही नहीं। तो दिल्ली पुलिस, हर जगह की पुलिस ऐसी ही है। गुजरात जो हिंदुत्व की लैब थी, जहां इट वाज अनथिंकेबल, गुजरात वाज एट द फोरफ्रंट जब रामनवमी और हनुमान जयंती पे इतने हमले हुए, घर जलाए गए,
हत्याएं हो गई जो 10 साल पहले नहीं होता था। और इसमें तो भाई मोदी जी का सच्चर कमेटी इंप्लीमेंट करना और सेक्युलरिज्म का जो तंत्र बना है, जितने जिहादी तत्व थे, जितने गुंडा एलिमेंट थे, सब वहां भाजपा के माइनॉरिटी विंग और पता नहीं किस किस उसमें शामिल थे। सब शामिल हैं आज भाजपा में। वोट कोई नहीं देता है लेकिन शामिल सब हैं। तो उनको आपने बसाया है, उनको सशक्त किया है, राज्य को वीकन किया है, समाज को वीकन किया और समाज को वैचारिक रूप से रुग्ण बना दिया है। और पहले तो आपने पूरा डिपेंडेंट बना दिया, क्योंकि आप एज अ हिंदू कहीं भी कोई प्रतिकार नहीं कर सकता। अगर प्रतिकार करेगा तो जेल जाएगा। उसको उसका सपोर्ट स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, न समाज से, न एनजीओ से, न सरकार से। उनके पास वो सब है ज़कात के द्वारा और अन्य संस्थाओं द्वारा। ऊपर से सरकार कुछ प्रोटेक्शन भी नहीं देगी। और अगर आप उनको क्वेश्चन करो, उनको अगर आप किसी भी चाहे नेता से, चाहे उनके छोटे भाई अभिनेताओं से आप क्वेश्चन करें तो बोले आप कर लो ना खुद। तो पार्टी बना लो, कहेंगे पार्टी बना लो। हाँ हाँ बिल्कुल यही जवाब आते हैं। वो 4-5 सेट जुमले हैं, अगेन आप खुद कर लो, नया संगठन बनाओ। आपको किसने रोका है? 30 साल से तो आपने ठेका ले रखा था, इसी आधार पे आपने संगठन बनाया, इसी आधार पे आपने लोगों का विश्वास जीता। आज आप उस विश्वास को घात करके बोलते हो, ताना मारते हो, आप खुद संगठन बना लो। आपकी वैचारिक रुग्णता सामने आती है तो आप इस तरह के अपने आप को बचाने के, इस तरह के जुमले सामने प्रस्तुत करके अपने को बचाने का प्रयास करते हैं। गुजरात इज अ क्लासिक केस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदुत्व, क्लासिक केस। मोदी जी के आने से पहले, मैं तो गुजरात में रहा हूं, मोदी जी के आने के बाद इन्होंने जिस तरह से वहां हिंदू अस्मिता पे आघात किया, वही अब पूरे देश भर में हो रहा है। इस चीज की लोगों को भय था, लेकिन लोगों के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। तो ये स्थिति अब और विकट होगी। आप देखिए जितने जितने हमले हुए, जिन 2 पर्वों का आपने नाम लिया, रामनवमी, हनुमान और जयंती, महावीर जयंती, महावीर मतलब जैनियों का महावीर जयंती पे तो मुझे पता नहीं कि कोई हमला नहीं, हुआ। हमारे वाले पे हुआ था। हाँ, वो हनुमान जी को महावीर बोलते हैं ना, तो वो हनुमान जयंती की बात हो रही है। तो ये जुलूस कौन निकालता था? ये संघ और विश्व हिंदू परिषद के लोग और बजरंग दल ही तो हर जगह निकाल रहे थे जिसपे हमला हुआ है। जहांगीरपुरी में, चाहे खंबात में, चाहे खरगोन में, चाहे सवाई माधोपुर करौली में, वो सब परिषद के जुलूस निकल रहे थे, देखिए। और वो हजारों की भीड़ थी, 10,000 की भीड़, 5,000 की आपके जुलूस पे कोई 500 लोग पत्थर फेंकते हैं, जला देते हैं, घरों में आग लगा देते हैं और सब शांतिपूर्वक पिट पिटका के आ जाते हैं। और दिल्ली में बीएचपी वालों पे उल्टा केस हुआ, बजरंग दल या बीएचपी पे दिल्ली पुलिस ने, अमित शाह की पुलिस ने केस किया कि आपने जुलूस क्यों निकाले। जो स्थानीय ऑर्गेनाइजर था वो मेरा जानकार था, उससे बात हुई तो ये पता चला कि अधिकांश उनको पकड़े भी गए, हालांकि फिर कई छोड़ भी देंगे क्योंकि साक्ष्य कुछ भी नहीं थे। लेकिन आप पकड़ भी लेते हो मंकी बैलेंसिंग करने के लिए। यही चीज इन्होंने उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों में भी किए थे। अगर वहां से 10 इधर, और बाकायदा पुलिस को ये डिक्टेट था कि, आदेश था कि अगर आप 10 इधर पकड़ते हो तो आपको शो करने के लिए 10 इधर भी पकड़ने हैं, भले ही आप बाद में छोड़ दो। आप अगर किसी को ऐसे जेल में डालते हो, पकड़ते हो, तो उसके पूरी जिंदगी पे एक धब्बा लग जाता है, उसके एक दिमाग में एक कृमि बिठा देते हैं आप, उसको आप परेशान करते हैं जिंदगी में, फिर वो आगे जाएगा भी नहीं। क्योंकि हिंदू बालक जो है नॉर्मली वो उस तरह का जिहादी गुंडा नहीं है कि मियाँ भाई का स्वैग लेके वो अपना वीडियो बनाए हमारे ऊपर 10 केस चल रहे हैं। वो हिंदू में उस तरह का नहीं है। तो आप उसकी जिंदगी भी तबाह करते हो और अपना एजेंडा पूरा करने का प्रयास करते हो। तो आप देखिए जब कमलेश तिवारी जी का हत्या हुई तो ये जितने गुंडे थे ये भी गुजरात से आए थे, सूरत मॉड्यूल। जब खरगोन में, खांडवा में जब हमले हुए हैं तो उसको ऑर्गेनाइज करने वाला वो भी गुजरात मॉड्यूल। ये गुजरात का क्या नाता है सरतन से जुदा का, ये बड़ा विचित्र है। उमेश कोले को मारने वाला भाजपा का निकलता है, नागपुर में पकड़ा जाता है जिहादी पीएफआई का, वो संघ का बोलता है मैं हूं।
कन्हैया लाल का मर्डरर भाजपा माइनॉरिटी मोर्चा का, मौलाना रशीदी भी अब की बार भाजपा सरकार, जम्मू का और स्पाई भी लस, भाजपा तालिब हुसैन लश्कर का आतंकवादी जो भाजपा के आईटी सेल का हेड जम्मू भाई मैं कश्मीर जम्मू, की। हाँ जम्मू वाला वो भाजपा का। और देखिए ऑल इंडिया माइनॉरिटी, ये जो इनका यूथ विंग का प्रमुख जो बरेली या पीलीभीत का था, वो लोगों को धमका रहा था इस पे नूपुर शर्मा के केस में। नाहन में लव जिहाद, ये पता नहीं किस पे दंगा हुआ, उसमें भी भाजपा का माइनॉरिटी नेता पता लगा। तो ये जो है पूरा जो है, जैसे वही मैंने जो बताया आपको, गुजरात में जितने गुंडे थे, जितने जिहादी थे, ये भाजपा में शामिल हो गए थे। अब वो चीज पूरे देश में हो रही है। और ये अपना इसको इतने ऐसे बेशर्म होके प्रस्तुत करते हैं कि हमारी जो रीच है, आउटरीच है, हमारा जो वोट बेस है, सबको लेने की क्षमता देखो कितनी अच्छी है कि हर वर्ग, हर कम्युनिटी के लोग हमारे साथ आ रहे हैं। जबकि वो तो एक प्रकार से आपका दोहन कर रहे हैं, आपके साथ रह के आप ही के लोगों को मार रहे हैं, जो आपके समर्थक थे, जिन्होंने आप पे भरोसा किया, उन्हीं लोगों को मार रहे हैं। देखिए ये उन्हीं लोगों को मार रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश में, ये पहले कहते थे, पूरे देश में इस लेवल पे दंगे कभी नहीं हुए जो 22 में दंगे देखे गए। दिल्ली का दंगा आप देखिए कि सफूरा जरगर को जमानत का विरोध तक नहीं होता है और दिलवर नेगी के हत्यारे को जमानत मिल जाती है, और पहला किसी को सजा मिलता है तो हिंदू को मिलता है, जबकि कोर्ट में ये साबित हो गया कि हिंदू विरोधी दंगे थे, हिंदू को मारने वाले थे। बंगाल में 80,000 से 1 लाख हिंदुओं का पलायन हो जाता है। गुजरात में पूरे दंगे होते हैं। पूरे आप मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, खरगोन आदि, वहां पूरा दंगा होता है। अभी ये नीतीश कुमार पे हमला कर रहे हैं, पर नीतीश कुमार के साथ जब ये सरकार में अभी थे तो अभी दंगे हो रहे थे। तो ये जो बड़े पैमाने पे हो रहे हैं, देश की सुरक्षा के साथ जो एक बड़ा खतरा हो रहा है, अब लोग पूछ रहे हैं कि आप लोग कह तो रहे हैं सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहला, चूंकि आम जनता सफर करती है देश की सुरक्षा अगर सही नहीं हो तो, और मनु महाराज कह गए कि अगर राजा दंड नहीं दे रहा, दंड बल उसके पास नहीं है, तो वो राज करने लायक नहीं है। तो ऐसे में हिंदुओं के लिए सॉल्यूशन क्या है सुरक्षा के लिए, खासकर आंतरिक सुरक्षा में, जो इतने सारे दंगे से लेकर और गला काटने, कोई अकेला आके गला काट दे रहा है, इससे कैसे बचे, सॉल्यूशन क्या है? देखिए मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस बताता हूं उसके, बट उससे पहले मैं फिर से ये एम्फसाइज करना चाहता हूं, ये मैं चिन्हित करना चाहता हूं कि एक वैचारिक प्रॉब्लम है, और संघ ने अपने विचार बहुत ओपनली लोगों के सामने रखे हैं 2022 में। बहुत बार भागवत ने बोला है कि सेम डीएनए, मुस्लिमों के बिना भारत सेम नहीं है, और उन्होंने बहुत बार ये भी बोला है कि अपने देवी देवताओं को भूल जाए। तो ये मैं बहुत ही आवश्यक है, अगर हमें सॉल्यूशन ढूंढना है तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। आप इस्लाम को तो समझते हैं, ठीक है, कुछ लोग समझते हैं उसको, ठीक है, पर क्या आप ये समझते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदू ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, उनकी क्या विचारधारा है? उनकी ये विचारधारा है कि सनातन धर्म को हटा के एक नया रिलीजन बनाया जाए, और उस रिलीजन में वो चाहते हैं कि इस्लाम को भारत में वो सम्मिलित कर ले। वो नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, ये उनका भ्रम है, बट वो ये चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि आप अपने देवी देवताओं को छोड़ें और ये सब करें। तो सॉल्यूशंस क्या है? देखिए ये एकदम क्लियर है। देखिए पिछले हम 3-4 साल से बात हो रही है अलग अलग चैनलों पे इसकी, मैं भी रहा हूं। ये अभी तो हमने स्पेसिफिक सॉल्यूशंस दिए गवर्नमेंट को, ये अभी साफ है कि गवर्नमेंट ये स्पेसिफिक सॉल्यूशंस नहीं फॉलो करेगी क्योंकि उनकी विचारधारा ये नहीं है। तो अगर प्रॉब्लम विचारधारा से आती है तो उसका सॉल्यूशन यही है कि आप उस विचारधारा को हटाइए। आप जो भी सॉल्यूशंस देंगे इस गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट नहीं करना है क्योंकि उनकी विचारधारा नहीं है वो। तो ये वही बात होगी कि अगर आप पुरानी गवर्नमेंट्स को, कांग्रेस गवर्नमेंट्स को बोलते कि ये करिए, राम मंदिर मंगवाइए, ये करिए, वो नहीं करेंगे। दैट इज नॉट द फिलॉसफी, ये उनकी विचारधारा नहीं है। वो आपको 100 बार बता चुके हैं, आप चीख चीख के कह रहे हैं वो। तो अगर आप नहीं सुनने को तैयार हैं तो वो क्या करें? ठीक बात है।
आप देखिए उनकी जो आज कुछ बीजेपी एमएलएस, यूपी के एमएलएस का देखा मैंने, उनके जो ट्विटर का जो वो होता है, उसमें सैफरन है ही नहीं, उसमें भगवा है ही नहीं, उसमें उनको नीला कर दिया है। जेपी नड्डा का एक बयान था कि हमारा भगवा से कोई लेना देना नहीं है, और फिर उसने भगवा हटाकर अपनी जो भी वो अपनी मीडिया में बनाते हैं उसको ब्लू कर दिया। तो ये ऑब्वियस है। तो इसका ये है कि नंबर 1 आपकी जो आस्था है वो प्लीज अपने देवी देवताओं में रखें। आपकी आस्था सिर्फ देवी देवताओं में और शास्त्रों में होनी चाहिए और किसी चीज में नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी में नहीं, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी आपकी नहीं है। आई एम सॉरी टू से। दूसरी बात, आप व्यक्ति पूजन बंद करिए। देखिए, आप दोनों गए होंगे एक गवर्नर के घर में, किसी स्टेट लेवल के मिनिस्टर के घर में, या किसी सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर के घर में। आपने देखा होगा कि वो कितनी शान और शौकत से रहते हैं, ठीक है, एकदम राजाओं की तरह। इतने बड़े बड़े घर होते हैं, गाड़ियों की फ्लीट होती है, नौकरों की फ्लीट होती है, 10 लोग सलाम ठोकते हैं। तो कोई भी इंसान जब ये देखता है तो उसका जो ईगो होता है वो बढ़ जाता है, होता है जब सलाम ठोकता है तो ये होता है। तो हमारे जो, अब योगी बाबा को ही ले लीजिए, मेरे को एक मित्र बता रहे थे कि वो भी इसी लेवल में चले गए हैं, जो अच्छी तरह से ये जानते हैं, वो भी इसी लेवल में चले गए हैं, वो भी साधना छोड़ दिया है उन्होंने और वो भी इसी लेवल में चले गए। मेरे को एक मित्र बता रहे थे जो जुड़े हुए हैं इससे। तो मेरा ये पॉइंट है कि आप ये देखिए कि जो हमारा जो सिस्टम है वो पॉलिटिशियन को और जो सरकारी जो मिनिस्टर्स हैं कितने ऊपर दर्जे पे रखता है। कोई भी मिनिस्टर उससे करप्ट हो जाएगा, ये सिस्टम ही हमारा ऐसा है। तो आप सिर्फ मिनिस्टर को पावर देके उसको उस पर विश्वास नहीं कर सकते, आपको उन पे डंडा बना के रखना पड़ेगा, और डंडा बना के सिर्फ आप तब रख सकते हैं जब उनको कोई झटका मिले। इसका एक चीज है कि आप अपना विश्वास अपने देवी देवताओं से रखिए। ये जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बारे में हमने बात की, जैसे संघ एंड ऑल, उनसे दूर रहिए। लोकल लेवल पे कुछ कर सकें तो करें, अपनी फैमिलीज को सुरक्षित करें, क्योंकि जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है वो बहुत सीरियस है। उस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को इन ऑर्गेनाइजेशंस को निकाले बिना सॉल्व नहीं हो सकता, और मेरे को नहीं पता इन ऑर्गेनाइजेशंस को कैसा निकाला जाए। आई डोंट नो, शिल्पी जी ज्यादा बता पाएंगे। पर जो पर्सनल लेवल पे है, आप किसी भी हालत में अपने देवी देवताओं से कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें, आप व्यक्ति पूजन ना करें, किसी पॉलिटिकल पार्टी को ट्रस्ट ना करें, और आपका जो इंटरेक्शन है, जो डे टू डे इंटरेक्शन है, वो लोगों से, जिहादियों से दूर रहें। चाहे आप कार में जा रहे हो, टैक्सी ले रहे हो, खरीद रहे हो कुछ, उनसे दूर रहें, उनको स्ट्रेंथन मत करें, उनसे दूर रहें। और जो बड़ी प्रॉब्लम है, जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, उसके लिए तो कोई बहुत स्ट्रांग लीडर कहीं से आना चाहिए जिसपे विश्वास हो सके। पहले हमने मोदी पे विश्वास किया, वो विश्वासघात हुआ। फिर योगी पे विश्वास किया, मैंने भी सपोर्ट किया, और मैंने सुना है कि वहां भी वही लेवल पे बात चल रही है, जहां तक मैंने सुना है। तो कैसे कोई नया लीडर उभर के आएगा, कैसे पूरा तंत्र चेंज होगा, वो मेरे को पता नहीं है। बट इस पे आपको शायद शिल्पी जी और संदीप जी ज्यादा बता पाएंगे। पर मैं ये अवश्य कहूंगा कि अपनी आस्था केवल देवी देवताओं पर रखें, अपनी आवाज उठाएं अगर मंदिरों पे अटैक हो रहा हो, मंदिर डिस्ट्रॉय किए जा रहे हो, आपकी फेस्टिवल्स डिस्ट्रॉय किए जा रहे हो, और अपनी फैमिलीज को इन लोगों से दूर रखें, और अपने आप को री हिंदुआइज करें, और पॉलिटिक्स से दूर रहें।